नमस्कार साथियों। फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशु जैन आपकी डिमांड पर लेके आया हूं एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3 एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। कई दिनों से हमें कंसिस्टेंट मैसेजेस आ रहे थे, यूट्यूब के पे कमेंट्स आ रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3 लेके आइए, यूनिट 3 लेके आइए। और आज हम आपके सामने यूनिट 3 लेके आ चुके हैं, जिसमें आज हम देख रहे हैं सेकेंड यूनिट फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। यूनिट 3 का सेकेंड पॉइंट जो है फाइनेंस मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम इसको कवर करने वाले हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, हमें मालूम है फाइनेंस मैनेजमेंट हर जगह एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है। सरकार के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं और उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है हर एक अधिकारी को अपने अपने स्तर के ऊपर। वही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अप्रोचेस हैं, क्या थ्योरी हैं, यही इस सारे चैप्टर्स में हम खबर करेंगे। और आसानी से आपको मैं लेक्चर के साथ ही साथ ये सारी चीज़ें याद करा दूंगा, जिससे आपका अगर एक क्वेश्चन बनता होगा तो यहाँ से ही इस टॉपिक में से बन जाएगा, इस स्लाइड के अंदर में बन जाएगा। चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला चीज़ देखना है हमें, क्या देखना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा चैप्टर है यूनिट 3 के अंदर। ये सिलेबस है, सिलेबस की कॉपी हर जगह मेरे चैप्टर में अटैच रहती है। आपको सिलेबस थॉरोली याद होना चाहिए। हम पहला चैप्टर देख चुके हैं, आज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। फिर देखेंगे स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लुरैलिटी, और आखिरी में डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह देखेंगे और इसको चैप्टर को यहाँ खत्म कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या स्कोप है इसका, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया, हर लेवल पे हमें फाइनेंस का मैनेजमेंट करना होता है। हर किसी के पास फाइनेंस की कमी होती है। अपना सपना मनी मनी, तो सबका सपना मनी मनी होता है, लेकिन वो लिमिटेड होता है। आप चाहे मुकेश अंबानी की बात कीजिए, चाहे एलन मस्क की बात कीजिए, किसी की भी बात करिए, इनके पास भी पैसा बहुत है, कंपैरेटिवली पैसा बहुत है, लेकिन है तो लिमिटेड। ऐसा तो नहीं है कि ये हर एक चीज दुनिया की खरीद सकते हैं, है ना, कुछ लोग कहीं खरीद सकते हैं, लेकिन लिमिटेड चीजें हैं। लिमिटेड पैसा है, पैसा है 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, इस तरीके से लिमिटेड ही है। उसका सही यूटिलाइजेशन करना, मैं किस प्रोजेक्ट में पैसा डालूं, ये इनकी हमेशा सोच होती है, जिससे इनको क्या हो सके, प्रॉपर प्रॉफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ये कमा सके। इस सोच के साथ ये क्या करते हैं, नए नए अपने वेंचर्स का सिलेक्शन करते हैं। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, पैसे की बात करते हैं, फाइनेंस की मैनेज की बात करते हैं, तो हर जगह उसको मैनेज करने के लिए बड़ा इशू आता है। और अगर सही से मैनेज ना हो तो क्या हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। जिस काम में पैसा जाना चाहिए था उस काम में ना जाते हुए दूसरी जगह से सकता है, भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें इसके अंदर में होती हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन refers to the efficient and effective management of public funds to achieve government objectives. It ensures transparency, accountability and sustainability. ये सब क्या कर रहे हैं, इसी के लिए तो सारी जो है चल रही है, कि हमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी इसके अंदर में, सस्टेनेबिलिटी आपकी लेके आनी है। चलिए, तो मेन मुद्दा आप समझ गए क्या है, हमें ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी, है ना, जवाबदारी, और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इसके अंदर में लेके आना है। पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमें फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों पड़ रही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। संसाधन सरकार के पास कम है, हम डेवलपिंग नेशन है, हर संसाधन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमको करना है, इसके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ कहाँ पर इसका स्कोप आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहले तो बजटिंग। फाइनेंस मैनेजमेंट सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होती है, बजटिंग। सरकार अपना 1 फरवरी को, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 फरवरी को बजट पेश करती है। ये जो प्रक्रिया है, 1 फरवरी को बजट जो आपके सामने पेश किया जाता है सरकार के लिए, ये पूरी प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर चलती है।
पूरे साल भर क्या चल रहा है, ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू जनरेशन, सरकार कहाँ से पैसा लेके आएगी? अरे सरकार पैसा खर्च करेगी तो पहले पता तो हो कहाँ से रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। इनकम टैक्स से कितना पैसा आने वाला है, जीएसटी से कितना पैसा ले आने वाला है, हम कितना लोन लेने वाले हैं, कितना लोन लेने की हमें जरूरत पड़ेगी, ये सारी की सारी रेवेन्यू जनरेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। एक्सपेंडिचर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, अथाह फील्ड्स हैं। हमें डिफेंस में भी खर्चा करना है, हमें एजुकेशन में भी खर्चा करना है, हमें हेल्थ में भी खर्चा करना है, हमें R&D में खर्चा करना है, हमें इसरो के लिए भी ज़्यादा पैसा बजट बना के देना है, बहुत जगह पैसा खर्च करना है, क्योंकि हम डेवलपिंग स्टेज में हैं और अभी हम डेवलप्ड नहीं हैं। तो हर फील्ड में हमें बहुत सारा पैसा लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, रेलवे में, गाँव के विकास के लिए, सब जगह पैसा चाहिए। तो एक्सपेंडिचर कहाँ करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है, बेस्ट कहाँ कर सकते हैं, वो हमें क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ती है। उस प्रायोरिटी लिस्ट के बेसिस पे हम खर्चा करते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है, इस साल डिफेंस में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, चुनौतियां ज्यादा आ रही हैं चाइना की साइड से या किसी और से। ऐसे करने पर हमें पता चलता है कि इस एरिया में तो हमें इतना इतना पैसा देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज पब्लिक डेट मैनेजमेंट। जो हम उधार ले रहे हैं, सरकार उधार ले रही है, उसका कैसे मैनेजमेंट करना है। उधार लेते जाओ, कंबल पी उड़ के घी पीते जाओ, लेकिन मतलब क्या, उसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार कहाँ से देती है, अपनी जेब से देती है क्या? नहीं, जो लोगों को पैसा देना चाहिए, जो लोगों के डेवलपमेंट में खर्चा करना चाहिए, उसी से वो ब्याज का पेमेंट करती है जब वो लोन लेती है। तो कितना लोन लें कि जिससे ज्यादा भार हम पे ना पड़े। आजकल आप देख ही रहे हो राज्यों में फ्री वी कल्चर चल रहा है ना। लाडली बहना योजना जैसी योजना लगभग 10 से 12 राज्यों के अंदर आ चुकी हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा बांटा जा रहा है, जो एक अतिरिक्त दबाव लेके आ रहा है सारी सरकारों के ऊपर, राज्य सरकारों के ऊपर, कैसे उस पैसे को मैनेज किया जाए। तो सरकार क्या कर रही है, दिन प्रतिदिन लोन लेती जा रही है, अपने जीडीपी के रेशियो में कितना वो लोन ले सकते हैं, कितना लोन ले लिया है, कैसे इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक डेट मैनेजमेंट के अंदर में आएगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑडिट। खर्चा हो गया, खर्चा सही किया है कि नहीं किया, जिस मंत्रालय को जिस स्कीम के तहत पैसे अलॉट किए गए थे वह उसी में खर्च हुए हैं, उसको फाइनेंशियल कंट्रोल देखना, उनका ऑडिट करना और ऑडिट करके इसकी रिपोर्ट पेश करना। ऑडिट कौन करेगा यहाँ पे, तो आपका कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये राज्य की और केंद्र सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा के सामने पेश करता है। पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग, पब्लिक जो कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, ओएनजीसी, एलआईसी है ना, भारत पेट्रोलियम है ना, स्टील, भेल, गेल, सेल, इन सब का पब्लिक सेक्टर की अकाउंटिंग करना, कैसा इनका बिजनेस रहा, कैसा इनका प्रॉफिट रहा, कितना मार्जिन रहा है, एबिटिडा कितना है, आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रिटर्न हुआ है, क्या लॉस हुआ है, ये सारा किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सरकार जहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है, सरकार के पर्सपेक्टिव से देखना है, सरकार के पर्सपेक्टिव, सरकार की कंपनियां, सरकार के मंत्रालय, सरकार के विभाग, इन्हीं सब की क्या हो रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अंदर में हो रहा है। नेक्स्ट इज फिस्कल फेडरलिज्म। सरकार के पास, केंद्र के पास कितना पैसा है, वो सारी चीजें देखना, कितना वो अलॉट कर सकते हैं, कितना वो ग्रांट कर सकता है, कितना उसकी किटी के अंदर में पैसा है, ये सारी चीजें फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर में आती हैं। एग्जांपल्स मैं आपको सामने बताते जा रहा हूं, आपके पास पॉइंट्स हैं, आप अपने एग्जांपल्स लिखते चलिए और आपका आंसर बिंदास बन जाएगा। नेक्स्ट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कैसे मैनेज करें, स्कोप कहां पर है पैसे का, सरकार हर जगह पैसा नहीं डाल सकती है, सरकार के पास हर जगह पैसा डालने के लिए नहीं है, तो सरकार क्या करती है, पीपीपी मॉडल अपनाती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर सरकार ने पीपीपी मॉडल उठाया हुआ है। इसका मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पीपीपी मॉडल पर बंसल ग्रुप द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, और उससे जितना भी उनको पैसा आ रहा है, जहां होटल्स खोली गई, उसके अंदर में छोटी छोटी दुकानें खोली गई हैं, खाने पीने की दुकान है, पार्किंग है, होटल बनाया है, कॉर्पोरेट स्पेस बनाया है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो वसूल करेगा बंसल ग्रुप, और अगले 20-25 साल तक वो उससे पैसा रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। साथ ही साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को क्या करेगा, मेंटेन करके वो रखेगा। तो पीपीपी मॉडल, सरकार जहाँ खर्चा नहीं कर सकती, सरकार को मालूम है बहुत सारी जगह में पैसा नहीं डाल सकती हैं, तो वो प्राइवेट लोगों को इनवाइट करती है, आइए आप हमारे साथ हाथ मिला के काम कीजिए,
रेवेन्यू मॉडल शेयरिंग उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, बीओटी मॉडल होता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ट ऑपरेट लीज मॉडल, ये सब इसी के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज। सरकार कैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए पॉलिसीज बना रही है, फाइनेंस के लिए कैसे पॉलिसीज बना रही है जिससे फाइनेंस बेहतर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट में खर्चा किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डेवलपमेंट का स्तर ज़्यादा बड़ा हो सके और अच्छा विकास हो सके। इस पूरी पॉलिसी का मेन मुद्दा यही होता है। तो स्कोप हम देख चुके हैं कहाँ कहाँ पर है, वापस एक बार हम रिपीट करेंगे। बजटिंग पे है, बजट सरकार बनाती है। इसके बाद रेवेन्यू जनरेशन, कहाँ से रेवेन्यू आएगा वो सारी चीजें देखती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करती है। इसके बाद में पब्लिक डेट मैनेजमेंट करती है, जो लोगों से उधार ले रहा है, बैंकों से पैसा लिया हुआ है, बाहर की फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ, बाहर फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा लिया हुआ है, वो इसके अंदर में आता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑडिट, जब पैसा आ गया है, खर्चा कर दिया है, कहाँ खर्चा किया है, कैसे खर्चा किया है, सही खर्चा किया है, गलत ना किया हुआ हो। पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग, सारी सरकारी कंपनियों का अकाउंटिंग करना। फिजिकल फेडरलिज्म, सरकार किस तरीके से मेंटेन कर रही है, ग्रांट दे रही है स्टेट्स को, वगैरह वगैरह। इसके बाद पीपीपी मॉडल हम देख चुके हैं। इसके बाद में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज, है ना, नाबार्ड को कितना पैसा देना है, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितना पैसा देना है, कैसे वो खर्चा करने वाले हैं, रूरल एरियाज के लिए कितना पैसा रखने वाले हैं, अर्बन एरियाज के लिए कितना पैसा रखने वाले हैं, नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कितना पैसा रखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। चलिए, तो ये स्कोप है, जब आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं के अंदर में लिखेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी आप देते जाएंगे। मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए कोड कर ही रहा हूँ, मैंने पीपीपी मॉडल का कोड किया, बजटिंग रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, अलग अलग नए टैक्स लगाना, नए स्कोप लेके आना। कई बार सरकारें सेस लगा देती है ना, जिसमें एजुकेशन सेस हो गया, क्लीन सेस हो गया, कोल सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, ऐसे कुछ सेस लगाती है। नए नए मॉडल्स हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के, जिनसे इन सब चीज़ों में काम तेजी से किया जा सके। चलिए, तो ये स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेफिनेशन क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट within the realm of public administration encompasses the art of planning, organizing, directing and overseeing the fiscal endeavors including the acquisition and prudent of funds। क्या है, प्लानिंग करना, कहाँ से पैसा आएगा, पैसा आ गया, ऑर्गेनाइज करना, कहाँ पैसा लगाना है, उस पैसे को कैसे खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, कब खर्चा करना है, ये करना। और जब खर्चा कर दिया तो देखना, है ना, खर्चा करने के बाद, पैसा अलॉट करने के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, ओवरथिंक करना, जिस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है उस चीज में ही पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों को, 12th पास बच्चों को 25,000 रुपए दिए जाते हैं लैपटॉप के लिए। तो लैपटॉप खरीदने के लिए बच्चों को पैसे दिए जा रहे हैं, खुशी से लैपटॉप नहीं दिया जा रहा है, लैपटॉप खुशी तो दिया जा रहा है, लेकिन किस मकसद से दिया जा रहा है। मकसद यहाँ पर सरकार का बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों को लैपटॉप मिलेगा तो इस डिजिटल युग के अंदर में वो लैपटॉप का सदुपयोग करके अपने लिए कुछ नई स्किल सीखेंगे और आगे जिससे उनके रोजगार में सहायक होगा। इसलिए सरकार 12th पास बच्चों को, जिनके 75% से ऊपर आते हैं, उनको क्या देती है, लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये प्रदान करती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बिल्कुल साहब क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आ गया है। नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला एफिशिएंट एलोकेशन, जैसे मैंने बताया रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, सरकार के पास पैसे की ही तो कमी है, पूंजी की तो कमी है, नहीं तो सरकार पे अनलिमिटेड फंड्स हो तो हर गांव में चमन हो जाए, हर गांव विकसित गांव बन जाए, वहां पर पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, बड़े हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, रोड अच्छी जो चकाचक हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हम स्थापित कर सके। पैसा ही का तो मुद्दा है, पैसा नहीं है, इसलिए सरकार क्या करती है, इफेक्टिव एलोकेशन करती है। जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट काम प्रायोरिटी पे, वो प्रायोरिटी बेसिस पे क्या किया जाता है, एफिशिएंट एलोकेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। सरकार इस तरीके से टैक्सेस लगाती, कई बार सरकार पे आरोप लगते हैं कि सरकार, भारत के अंदर में टैक्सेस बहुत ज्यादा है, कंपेयर करें दुनिया से ज्यादा। ये कुछ हद तक बात सही भी है, आपकी इनकम पे इनकम टैक्स लग जाता है,
आप फिर कोई बाहर सामान लेने जा रहे हैं तो जीएसटी लग जाता है, आप रोड पे चल रहे तो टोल टैक्स लग जाता है, आप मूवी देखने गए तो एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाता है। तो इंसान पे, आपने खरीदी तो इंश्योरेंस लग जाएगा, आरटीओ लग जाएगा, जीएसटी भी आपको देनी है उसके अंदर में, है ना। आपने बाहर से कुछ इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी भी लगनी है। एक इंसान जिसकी एक सैलरी है, एक सैलरी पे बहुत सारे उस पर टैक्सेस लग जाते हैं। तो इंश्योर करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब सरकार इतने सारे टैक्सेस क्यों लगा रही है? मजा आ रहा है? नहीं, मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इनकम टैक्स या टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। वो कुछ लोगों के ऊपर लगभग 6% लोग हैं पूरे भारत के अंदर में जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें से भी लगभग 3% लोग हैं जो टैक्स फाइल करते हैं। 3% लोगों के ऊपर पूरे देश 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं कि वो क्या करें और देश को सुचारू रूप से चलाएं। तो सरकार को इंश्योर करना पड़ता है कि भैया पैसा आता रहे। पैसा नहीं आएगा तो जो उन्होंने बड़ी बड़ी स्कीम्स ऑपरेट कर रहे हैं वो बंद हो सकती हैं, बीच में छूट सकती हैं, बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मेन सोर्स होता है? इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर जैसे इंदौर में मेट्रो बन रहा है, अगर इंदौर मेट्रो के लिए टाइम से हर साल फंडिंग ना इशू की जाए तो क्या होगा? बीच में प्रोजेक्ट रुक जाएगा और उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना पैसा लगा चुके हैं वो बर्बाद, जो और लगाना पड़ेगा उससे भी डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइमली प्रोजेक्ट नहीं बना है। ये सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। अचीविंग सोशियो इकोनॉमिकल गोल्स। सोशियो इकोनॉमिक गोल्स समाज के स्तर को बढ़ाना है, लाइफस्टाइल को बढ़ाना, है ना। ये एक सरकार का गोल होता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है, किस बेसिस पे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? सबसे पहला, ट्रांसपेरेंसी। बहुत ज़रूरी है। सरकार का इतना सारा पैसा है, इतने सारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना पब्लिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में का एक क्रिटिकल काम है। क्या? ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी देना। सरकार के खजाने से कई बार आप सुनते हैं पेपर में भ्रष्टाचार हुआ, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की घटनाएं निकल के आती हैं। तो ये घटनाएं कैसे, जिसके डिपार्टमेंट में हुआ, जिस अधिकारी की देख रेख में हुआ, वही जिम्मेदार है। अकाउंटेबिलिटी देखना। और पॉजिटिव सेंस में देखें तो डिसीजन किसको लेना है? हर किसी को तो पैसा नहीं दे सकते। तो हर लेवल पे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। जिले लेवल पे कलेक्टर है, तहसील लेवल पे आपके सीईओ जनपद होते हैं, वो देखते हैं, है ना। इसके ऊपर और भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वहाँ से पैसा अलोकेट होता है। अब जब पैसा अलोकेट हुआ है तो एफिशिएंसी इंक्रीज होना चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर तरीके से पैसा इस्तेमाल हुआ जाए। ऑप्टिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट। जैसे मनरेगा, मनरेगा स्कीम में कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार होता है, फर्जी नाम लिख लिए जाते हैं और जो प्रधान होते हैं उस गांव के, वो पैसे निकाल लेते हैं। इसलिए सरकार ने इन सब को रोकने के लिए जेम ट्रिनिटी का इस्तेमाल किया, जनधन आधार और मोबाइल को कनेक्ट किया। जो लोग रोजगार है, बेरोजगार है, उनको रोजगार मिले और वही लोगों को पैसा जा रहा है वो मेक श्योर करता है। लगभग 4 करोड़ से ऊपर ऐसे लोगों के नाम काटे गए मनरेगा में से जो नाम फर्जी लिखे हुए थे। एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, जिससे जितना पैसा जरूरी है वही पैसा लगे, बाकी का पैसा कहीं और उपयोग हो सके। इक्विटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सब लोगों में। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो बड़े बैंक्स सिर्फ अमीर आदमियों को, अडानी अंबानी को ही लोन बांट रहे हैं। किसानों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए सरकार योजना लेके आई, स्ट्रीट वेंडर योजना। तो सबको अपने अपने लेवल के हिसाब से पैसा मिल सके, सब अपना जीवन यापन कर सकें। और अल्टीमेट गोल इसका है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, टू मेक इंडिया अ बेटर प्लेस, टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। उसी दिशा में बढ़ते हुए ये हमें क्या करना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने इसके प्रिंसिपल्स भी देख लिए। मेन कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? आप इजी है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, इनको याद कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बजटिंग। अब बजटिंग के अंदर में क्या आता है? हम ऑलरेडी बजट कंपोनेंट देख चुके हैं। प्रिपरेशन करना, साल भर एक प्रोसेस चलती है, वित्त मंत्रालय के अंदर में प्रिपरेशन करते हैं। अलग अलग मंत्रालय से अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाया जाता है, इंडस्ट्री से सुझाव लिए जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से सुझाव लिए जाते हैं, जनता से सुझाव लिए जाते हैं। उस सुझाव के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे इस बार के बजट में
12 लाख तक इनकम को क्या कर दिया गया, टैक्स फ्री किया गया। बहुत टाइम से ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था सरकार के ऊपर से कि मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, उसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट किया जाए, उसको थोड़ी सी राहत दी जाए। प्रिपरेशन किया गया बजट का, उसके इनकम टैक्स में एक क्लॉज डाला गया जिसमें बताया गया कि 12 लाख तक क्या है, अब आपको टैक्स फ्री है, 12 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। प्रिपरेशन हो गया, उसका एग्जीक्यूशन करना, मॉनिटरिंग करना बजट्स की। ये सिंपल चीज़ें हैं, आप जब पढ़ते हो इकोनॉमी तो उसमें भी आप देखते हो। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, रिकॉर्ड कर लो। जनरल मेंटेन करी जाती है, कॉमर्स वाले बच्चे जानते होंगे, जनरल एंट्री करी जाती है, जनरलाइजिंग की जाती है चीज़ों की। रिकॉर्डिंग करना, रिपोर्टिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, कहाँ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा गलत खर्चा हो गया, कितना पैसा सही खर्चा हुआ, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करना, ये अकाउंटिंग में आता है। ऑडिटिंग करना, कैग भाई साहब अपने यहाँ आते हैं, कैग ये इसका मेन काम ही है, जो पैसा खर्च हो चुका है देखना सही किया है कि नहीं किया है। कई बार हम कैग की रिपोर्ट में देखते हैं, फिर 2G स्कैम इसी की रिपोर्ट में खुला, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम था वो हमने देखा, कोल स्कैम इसी के अंदर में देखा हमने, है ना। तो ये सारी रिपोर्ट्स कौन करता है, जब पैसा खर्च हो जाता है कैग उसके बाद आता है चेक करता है। ये हमारे यहाँ पर एक कमी भी है। जब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट का या जो यूके का कैग है उससे कंपैरिजन करोगे तो देखोगे हमारे पास सिर्फ क्या है, जो हमारा कैग है उसके पास सिर्फ इंस्पेक्शन करने की पावर्स हैं, रोकने की पावर नहीं है। जबकि यूके के अंदर में वहाँ का कैग क्या कर सकता है, खर्चा करने से भी रोक सकता है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करना है, कलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू, टैक्सेस, फीस एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ आती हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कैसे होगा, कहाँ खर्चा करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पॉइंट्स सिमिलर हैं, आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आसानी से लिखना आ जाएगा। तो मेरा बार बार यही कहना रहता है ई शिप की क्लासेस के अंदर में, आप एक बार बुलेट फॉर्म्स याद कर लीजिए, इनके अंदर का कंटेंट आप एक बार स्टडी करेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको याद आएगा। साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल लिखते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको वो पेपर के टाइम पे जब आपका मेंस के एग्जाम आएंगे तो आपको फटाफट पूरे 5 यूनिट्स जल्दी से रिवाइज करने में काम में आ जाएंगी। चलिए, तो ये हमने कंपोनेंट्स देख लिए, बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, सबको मालूम है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, बहुत करप्शन होता है ना। करप्शन इंडेक्स में भारत की रेट गिरती ही जा रही है, रैंकिंग हमारी गिरती ही जा रही है। करप्शन मैनेजमेंट इसका बहुत बड़ा टास्क है, सरकार उसके लिए डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल कर रही है। डिजिटल किस तरीके से हो सकता है वो देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ से रोका जा सकता है। ई रूपी टोकन्स वाउचर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जेम ट्रिनिटी का इस्तेमाल कर रही है। करप्शन को मिनिमाइज करने की पूरी पूरी कोशिश इसके अंदर में की जा रही है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग डिमांड। हर जगह हर मंत्रालय की डिमांड ज़्यादा है कि हमें ज़्यादा पैसा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्चा कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकें, लेकिन सरकार के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आयरनी देखिए आप, डिफेंस डिपार्टमेंट जो हमारा मंत्रालय है, डिफेंस मंत्रालय, बहुत टाइम से हमारे पास जो प्लेन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें नई यूनिट्स बनानी है, लेकिन सरकार उसके लिए पैसा इशू नहीं कर रही है, अलॉट नहीं कर रही है। हमने लास्ट टाइम 2020-21 में राफेल प्लान खरीदे डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी से, अभी हमें बहुत सारे प्लेन्स की ज़रूरत है। HAL हमारी जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है वो तेजस विमान उस स्पीड से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। समस्या कहाँ आ रही है, रिसोर्स मैनेजमेंट में। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो जो कंपनीज हैं उनका भी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है और वो उसी में वो काम करती है, जिससे स्पीड स्लो हो जाती है, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता है या स्लो हो जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत सारे कामों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रहता है, बहुत सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की ही हाल देखें, मध्य प्रदेश का मेजोरिटी चंक ऑफ पैसा आज एक लाडली बहना योजना के अंदर में जा रहा है। आप देखेंगे जितने भी हमारे जो फोर लेन बोला, जो हमारे बड़े प्रोग्रेस एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो अभी तक एक भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। चंबल प्रोग्रेस वे आज से 5 साल पहले शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे उसका डिक्लेरेशन किया गया था, अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, कहीं जमीन अधिग्रहण करने में समस्या आ रही है, पैसे की कमी है, फंड एलोकेट नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती जा रही है और टाइम भी
बढ़ता जा रहा है। तो सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार इतनी फ्रीबीज रेवड़ियां बांट रही है कि उसका मेजोरिटी चंक ऑफ पैसा उनके अंदर में जा रहा है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अडाप्टेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। एक बहुत बड़ी समस्या आती है टेक्नोलॉजिकल अडाप्टेशन में। विद टाइम चेंजिंग, क्या होना चाहिए कि टाइम के साथ चेंज होने के साथ साथ क्या होना चाहिए था, यहाँ पर टेक्निकल अडाप्टेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। सरकारी बाबुआ, सरकारी जो ऑफिसर होते हैं इतने रिलक्टेंट होते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का अडाप्टेशन नहीं करते हैं। मॉडर्नाइजेशन भारत के अंदर स्लो है। मॉडर्नाइजेशन स्लो क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसे की कमी है। तो मॉडर्नाइजेशन उस स्पीड से नहीं हो पाती जिस स्पीड पर होना चाहिए। इसके कारण से क्या होती है, दिक्कत आती है। तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, अप्रोचेस। मेन तो आपको यही पढ़नी है, अप्रोचेस कौन कौन सी अप्रोचेस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कैन बी अप्रोच इन वेरियस वेज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रक्चर है, संगठन का क्या स्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट कैसा है, एंड हियर आर सम की अप्रोचेस। सबसे पहला क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये क्या बोलता है, मुख्य रूप से धन की प्राप्ति और प्रबंधन पे जोर देता है। आप पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो, कैसे उसको मैनेज कर रहे हो। 2 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपए खर्चा करो, 1 रुपए बचाओ। यही ट्रेडिशनल अप्रोच है, यही सरकार भी अपनाती है। दायरा, धन जुटाना, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी उसका प्रबंधन करना, और लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना, ये मेन काम है। रेजिंग फंड, मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल एंड एंश्योरिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, तरलता। आपके पास कितना फ्री फ्लोइंग कैश आपके पास पड़ा हुआ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बात करती है पैसे को वित्तीय योजना बनाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, उसका कंट्रोल करना और निर्णय लेने को शामिल करने वाले व्यापक परिप्रेक्ष्य। अब ये क्या है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कंपासिंग फाइनेंशियल प्लानिंग आ जाती है, कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग करना उस पैसे के बेसिस में। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लास्ट वाले में ट्रेडिशनल में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं देख रहे थे, फाइनेंशियल डिसीजंस ये सब इसके अंदर में आती है। और डिविडेंड डिसीजन, कितना पैसा बांटना है शेयर होल्डर्स के लिए। एडवांटेजेस किसके क्या है, इंटीग्रेट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। पिछले बारे में सिर्फ पैसा जुटाना और पैसे को मैनेज करना था, इसके अंदर में पूरी फील्ड इकट्ठी करी गई हैं और पूरी फील्ड्स को क्या किया गया है, क्लोजली इसके अंदर में लिया गया है। मॉडर्न अप्रोच होलिस्टिक डिसीजन लेने पे बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड अप्रोच के ऊपर। थर्ड अप्रोच इज बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच क्या बोलती है आपकी, फोकस अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप के लोगों का क्या बिहेवियर है, कैसा खर्चा वो कर रहे हैं, ग्रुप्स की क्या खर्चा है, ये सारी चीजें इसी के अंदर में आती हैं। क्या साइकोलॉजी है, क्या सोशल और कल्चर फैक्टर हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। इसका एडवांटेज क्या है, मानव व्यवहार और संगठनात्मक संस्कृति के अनुरूप वित्तीय नीतियों को डिजाइन करना। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, एडवांटेज, हेल्प इन डिजाइनिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज दैट अलाइन विद ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है उसी अकॉर्डिंग बिहेवियरल अप्रोच को अपनाते हुए फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना। सरकार लोगों को देखते हुए, लोगों की सोच को समझते हुए फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाती है। ये जनरली जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, है ना, वहां पर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं लोगों से पूछ के, लोगों का क्या व्यवहार है, लोग कैसा खर्चा कर रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, उस बेसिस पे सरकार पॉलिसी बना रही है। जनरली छोटी कंट्रीज के अंदर में ये अप्रोच बनाई जाती है। भारत जैसे बड़े देश के अंदर बिहेवियरल अप्रोच अपनाना बड़ा ही मुश्किल है। ऑल दो सरकार धीरे धीरे चेंज करती है, लॉन्ग टर्म में उसको चेंज करके लेके आती है। जैसे बिहेवियरल अप्रोच के एक एग्जांपल है, सरकार ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है। ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में बचेगा उससे, तो जो ज्यादा पैसा बच रहा है तो लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन को अपने इंक्रीज करेंगे, है ना, कंजम्पशन डिमांड इंक्रीज करेंगे मार्केट में, और रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे, सरकार का भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, फैक्ट्रीज की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। बिहेवियरल अप्रोच समय के साथ चेंजेस लेके आना, ये सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहेवियरल अप्रोच समझ लिया अपन ने। फिर फोर्थ नंबर पे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इसके अंदर में,
मार्केट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करना, एनालाइज हाउ इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी बॉडीज इम्पैक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनने जो डिसीजंस लिए हैं, कई बार इनके डिसीजन, जैसे बैंक है, आरबीआई अपने यहाँ पर डिसीजन लेता है, आरबीआई की एक कमेटी होती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, ये डिसीजन लेती है रेपो रेट को कम करना। इसका मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल के अंदर में रखना, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनकी रेट्स को बढ़ाती और घटाती है। इसी के अंदर एसएलआर और सीआरआर भी आता है। तो अगर इनको बढ़ाए या कम करे तो मार्केट में जो लोन मिल रहा है, बैंक्स लोन दे रहे हैं, वो सस्ता हो सकता है या महंगा हो सकता है। तो इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रही हैं उस बेसिस पे भी डिसीजंस लिए जाते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस है कि प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द एक्सटर्नल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, मार्केट में क्या चल रहा है उस बेसिस पे आरबीआई डिसीजन लेती है। कितनी महंगाई है, महंगाई ज्यादा होगी तो लोग कम खरीदेंगे, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डिसीजन लेगी, एक्शन लेगी उसके ऊपर पे, जिससे कंट्रोल में आ सके। ज्यादा महंगाई हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हुई तो एम्प्लॉयमेंट जो है कम हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सरकार का टैक्स कलेक्शन कम आएगा, डेवलपमेंट के प्रोसेस में स्लो डाउन आ जाएगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार इसका भी बहुत इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज हमारी फिफ्थ है मैनेजरियल अप्रोच। मैनेजरियल अप्रोच जो मेन फोकस करती है, वो फोकस करती है वित्तीय निर्णय लेने में प्रबंधन की भूमिका पर जोर दिया जाता है। ठीक है भाई, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनमें जो डिसीजंस हैं वो कौन देगा? मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। इसका स्कोप कहाँ है? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, किसका? फाइनेंशियल एक्टिविटीज के में। एडवांटेजेस क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद मैनेजरियल फंक्शन, जो मैनेजमेंट ने सोच रखा है हमें इतना डेवलपमेंट करना है, हमें इतना प्रोडक्शन करना है, उन सब से गोल्स अलाइन हो जाते हैं जब आप मैनेजरियल अप्रोच को अपनाते हो। एक कंपनी के अंदर में, एक सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर में मैनेजमेंट से पूछ के काम किया जा रहे हैं। इस बार मान लीजिए रोड मंत्रालय ने सोच रखा है कि हमें 50,000 किलोमीटर रोड बनानी है, तो 50,000 किलोमीटर रोड बनाने के लिए फंड जुटाना, फंड को कैसे अलाइन करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, पीपीपी मॉडल में कितना पैसा लेके आना है, वगैरह वगैरह, ये मैनेजर अप्रोच पर आता है। आप बिना मैनेजमेंट के पूछ के काम करेंगे तो अक्सर देखा जाता है कि जो आपकी सोच है, वो जो आपने डिसीजंस ले रखे हैं, गोल्स बना रखे हैं, वो कहीं हद तक पीछे छूट जाते हैं। तो प्रायोरिटी है मैनेजर को रखना चाहिए, जिससे काम तेजी से होता है। पीएसयू जनरली पब्लिक सेक्टर की जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं वो मैनेजमेंट द्वारा ही डिसीजन लिए जाते हैं, वहां से फोकस किया जाता है। हमारी आखिरी थ्योरी अप्रोचेस के अंदर में सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या बोल रहा है साहब? इसमें व्यू फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिस्टम विद इन इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। जितने भी इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको भी देखिए। जैसे क्या बोल रहा है? वित्तीय प्रशासन का एक परस्पर संबंध घटकों वाली प्रणाली के रूप में देखना। कैसे देखना साहब? इनपुट फंड कितना है, कितना पैसा लगेगा, वित्तीय योजना और नियंत्रण में कितना पैसा लगेगा, आउटपुट इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो हम पैसा खर्चा करने वाले हैं उस पर विचार करना, मंथन करना। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। डिलेमा आता है, फाइनेंशियल डिलेमा आता है कि हम दो में से क्या चूज करें। दो काम करने हैं, दोनों कामों में से कौन सा काम करें जिससे जनता को ज्यादा फायदा हो, सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, उन दो में से एक को चूज करना, ये क्या है? इसके सिस्टम अप्रोच के अंदर में आता है। इसका प्रभाव का एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना कैसे काम कर रही हैं, सिस्टम अप्रोच क्या है, उस बेसिस पे सारा का सारा काम करना। यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब इसके अंदर में और क्या आ सकता है? बजट आ सकता है। बजट कब चालू होता है, कैसे प्रक्रिया चालू होती है, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो उसी का कुछ पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हो। वो पोर्शन मैं कवर नहीं करूंगा, वो पॉलिटी में और इकोनॉमी में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, यहाँ पे वो रिपीटेशन है। तो अगर आप बजट का देखना चाहते हो, बजट की क्या प्रोसेस होती है, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है ना, फिर बजट पेश होने के बाद फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, सेकंड एस्टीमेट, एडवांस एस्टीमेट, ये सारी चीज़ें इसकी बजट के अंदर में आती हैं। मेन जो काम था वो हम देख चुके हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर में देख ली हैं। अब ये जो यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपने कोर चीज़ें इसके अंदर में देख ली हैं और आप
हमारे साथ बने रहेंगे, इसी तरीके से इस यूनिट को पूरी कंप्लीट कीजिएगा, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी 3 यूनिट्स हम करा चुके हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ यूनिट हो चुकी हैं, थर्ड यूनिट ये आपके द्वारा हो रही है, मैं आपको थर्ड यूनिट भी करा रहा हूँ और ये यूनिट भी कंप्लीटली हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया, इसी तरीके से बने रहें और यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो। आपकी ही डिमांड पे हम आपके लिए यूनिट 3 लेके आए हैं, तो आशा करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स पहुँचता रहता है। हमारी टेस्ट सीरीज जो चलती हैं उससे रिलेटेड रेगुलर अपडेट आपको आता है। टेलीग्राम पे आपके लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस चलते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।